नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी TGT आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। TGT हो, PGT हो या फिर LT ग्रेड हो, हर जगह आप फॉर्म भरे होंगे। LT ग्रेड में तो 578 पोस्ट हैं, UP TGT में 148 पोस्ट है। आप भी जानते हैं PGT का पेपर कैंसिल हो गया है। PGT यूपी में जो PGT 2022 की भर्ती थी उसका पेपर कैंसिल हुआ है। परीक्षा की तिथि जो घोषित हुई थी वो 15 और 16 अक्टूबर कैंसिल हो कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित होगी। लेकिन TGT अभी भी आपका 18 और 19 दिसंबर ही दिखा रहा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तिथि को पक्का मान करके ईमानदारी से तैयारी करें। तैयारी ही एकमात्र आपका उद्देश्य है मित्रों, क्या नहीं। आपको नौकरी पाना आपका उद्देश्य। नौकरी किस रास्ते से मिलती है तो आप भी जानते हैं। आपने फॉर्म भरा है तो आपको सिलेबस पढ़ना होगा, सिलेबस के साथ प्रैक्टिस लगाना होगा, प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर लगाना होगा, उसके साथ साथ खूब ज़्यादा भरपूर मात्रा में अभ्यास पेपर सॉल्व करना होगा, तब जाके काम करने वाला है। तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम थोड़ा सा डाटा PAG से पढ़ेंगे, PAG, और उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों का तथ्य एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है क्लास समझ में आएगी, क्लास पसंद आएगी। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं लाइव इसलिए इस टाइम नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सा पैर में चोट लगा है, इसलिए थोड़ी सी दुविधा है। जैसे ही ठीक होता हूँ तुरंत लाइव आपके बीच आऊँगा और पूरी क्लासेस फिर से उसी वे में चलेगी। मित्रों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है। आप जानते होंगे नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं भरत मुनि जी, और नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीत का क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीत का क्या कहा जाता है? ऐसी कौन सी उपमा उसे दी जाती है? आपको बताना है। आइए क्लास पे चलते हैं। श्रीनगर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 की बात होती है। कश्मीर में 1947 ईस्वी में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना एक युवा कलाकार PN काचरू ने की थी। इसके बाद द ट्रियो के नाम से भी एक कलाकार समूह सामने आया। दो कलाकार NN भट्ट और त्रिलोक कौर PN काचरू और नेशनल कल्चरल फ्रंट के सदस्य के संपर्क में आ गए। और जब इसके संपर्क में आए मित्रों, तो आगे आता है कि भट्ट, कौल और काचरू तीनों के दल को द ट्रेवो नाम से जाना गया। द ट्रेवो नाम से जाना गया। 1948 की जब बात आती है तो 1948 ईस्वी में इस कलाकार ने अपने दल का नाम बदल करके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। कलाकारों में कौन कौन शामिल रहा? तो त्रिलोक कौर जी रहे हैं, PN काचरू जी रहे हैं, NN भट्ट जी रहे, ये लोग मिलके, और इसका नाम 1948 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। 1947 ईस्वी में इस दल की प्रथम प्रदर्शनी श्रीनगर में आयोजित की गई। पहली प्रदर्शनी भी हो गई, कब हुई? 1949 में हुई, 1949 में हुई। और राज्य के बाहर प्रथम प्रदर्शनी 1949 में दिल्ली में की गई, जिसे वर्ष की सर्वाधिक रंगीन प्रदर्शनियां मानी गई, या जिसमें सबसे ज़्यादा रंगीन प्रदर्शनी माना गया है, जो दिल्ली में हुआ था। त्रिलोक कौर हैं, पहाड़ों और हिमशिखरों के दृश्य चित्रकार होते हैं, तो इस रूप में जाने जाते हैं। NN भट्ट जो है रंगों के प्रयोग में माहिर थे मित्रों, तो इसके लिए जाने जाते हैं। और काचरू जो है स्मारकीय भवनों के चित्रण में माहिर थे, तो इसके लिए जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में GR संतोष भी इसी एसोसिएशन में शामिल होते हैं। तो GR संतोष किस एसोसिएशन में आते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन में शामिल होते हैं। और आगे चला जाए तो शिल्पी चक्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिल्पी चक्र 1949 में जो है आता है अस्तित्व में। भारत विभाजन के पश्चात बंगाल से आए, जो है कहाँ से आए? बंगाल से नहीं भैया, पाकिस्तान से आए कलाकारों ने दिल्ली में स्थापना की शिल्पी चक्र की। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? तो 25 मार्च 1949 को फाइनली इसकी स्थापना होती है। और शिल्पी चक्र की जो स्थापना है किसने की थी? तो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की गई।
कंवल कृष्ण तथा के.एस. कुलकर्णी आईफैक्स की साधारण सभा के जो है सदस्य थे। इन्होंने त्यागपत्र देकर के किससे जुड़े? शिल्पी चक्र से जुड़ गए। शिल्पी चक्र में धनराज भगत जो मूर्तिकार हैं बहुत बढ़िया वाले, उसके साथ हर कृष्ण लाल जी हो गए, केशी आर्यन हो गए, दमयंती चावला हो गए, दिनकर कौशिक हो गए, राम कुमार हो गए, जयाप्पा स्वामी हो गए, प्राणनाथ मांगो हो गए। ये सब सदस्य दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में देवयानी कृष्ण का नाम है, रमेश्वर ब्रूटा का नाम है, जगमोहन चोपड़ा का नाम है, परमजीत सिंह का नाम है, अनुपम सूद का नाम है। ये भी बढ़िया नाम होते हैं, प्रमुख नाम होते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की जो प्रथम प्रदर्शनी है कब कहाँ हुई थी? 1949 ईस्वी में जनपथ मार्ग दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। शिल्पी चक्र की वार्षिक कला प्रदर्शनी में जो है सदैव एक गैर सदस्य कलाकार भी अतिथि के रूप में आमंत्रित होता था। जो इसका सदस्य नहीं होता था उसको बुलाया जाता था, और जिसमें शैलोज मुखर्जी तथा के.जी. सुब्रमण्यम उल्लेखनीय नाम के रूप में रहे हैं, जो मुख्य अतिथि रहे हैं दिल्ली शिल्पी चक्र। प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठक क्रमशः जंतर मंतर और जंतर मंतर रोड पर 26 गोल मार्केट सान्याल स्टेडियम पे भी हुई है मित्रों। आगे चला जाए तो 1902 से 2003 तक का जो है कार्यकाल भावेश चंद्र सान्याल का होता है। बीसी सान्याल की अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल 1902 को धुबरी असम में इनका जन्म होता है। बीसी सान्याल की शिक्षा कोलकाता में होती है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला डिप्लोमा और मूर्ति कला में विशिष्ट अध्ययन करने में किस कलाकार जो है खास योगदान रखता है? तो भावेश चंद्र सान्याल लगते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बीसी सान्याल लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर चले गए, और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में भावेश चंद्र सान्याल ने 7 वर्ष प्राचार्य पद पर आसीन रहे। बीसी सान्याल ने लाहौर में सान्याल स्टूडियो नाम की कला के स्कूल की स्थापना भी की है। बीसी सान्याल दिल्ली पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष सलाहकार भी रह चुके हैं। तो कहाँ पे? दिल्ली पॉलिटेक्निक के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल के कला गुरु की अगर नाम आती है मित्रों तो पर्सी ब्राउन का नाम आता है, जेपी गांगुली का नाम आता है इनके कला गुरु में। भावेश चंद्र सान्याल के जो कला गुरु हैं पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली। भावेश चंद्र सान्याल गरीबों, उपेक्षितों, भिखारियों, आश्रयहीनों आदि के दृश्य चित्रों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का काम किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने प्रकृति को अपने मन की आंखों से देखा और द्रुत गति से चित्रण भी कर दिया है। रंगों के विविध प्रयोग से सान्याल दर्शक के मन में भी रंगों की इंद्रधनुषीय जो है बना देते हैं मित्रों। तो इंद्रधनुषीय दृश्य जो है दर्शक के मन में दर्शाने का काम किसका रहता है? भावेश चंद्र सान्याल का रहता है। भावेश चंद्र सान्याल तैल और जल रंग दोनों में कार्य करता है मित्रों, यानी दोनों में सिद्धहस्त कलाकार होते हैं। 1929 ईस्वी में भावेश चंद्र सान्याल कांग्रेस अधिवेशन के समय कोलकाता से लाहौर आते हैं मित्रों। कहाँ से? कोलकाता से लाहौर आते हैं। भावेश चंद्र सान्याल लाला लाजपत राय की वस्ट साइज मूर्ति को भी बनाने का काम करते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे मित्रों। तो भावेश चंद्र सान्याल जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी सेक्रेटरी और चेयरमैन के पद को भी निरूपित किया है। इस पे भी अपना कार्य की सेवा दी है। किस कलाकार को कला सम्राट यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट कहा जाता है? तो भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में इन्होंने खोला था। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की? तो नई दिल्ली में गैलरी 26 की जो स्थापना होती है बीसी सान्याल ने की है, भावेश चंद्र सान्याल ने की है। सान्याल ने खुले वातावरण में प्रकृति की सूक्ष्म निरीक्षण कर शायरा कला यानी बहुदृश्य चित्रण को नवजीवन देने का काम भी किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने धौराधर पर्वत श्रृंखला और पृथ्वी पर पनपने वाले जीव जंतुओं को रंगों के और उसके साथ रूपाकारों की बहुलता से चयनित करने का काम भी किया है। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म है डांस ऑफ द पिंड। डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने अभिनय किया है मित्रों? तो डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने? बीसी सान्याल ने अभिनय किया है। भावेश चंद्र सान्याल को शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भावेश दा के संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंब स्त्री नाम से भी प्रकाशित किया गया, और द वर्टिकल वुमेन भावेश चंद्र सान्याल की एक मूर्ति शिल्प का नाम भी बताया जाता है। भावेश सान्याल चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी रहे मित्रों। तो क्या रहे? चित्रकार तो रहे ही रहे हैं, उसके साथ मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। और शिव मुखाकृति की अगर बात आती है तो बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है। शिव मुखाकृति बढ़िया रचना बताई जाती है। भावेश चंद्र सान्याल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में मिलता है मित्रों पद्म भूषण, जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। भावेश चंद्र सान्याल के अच्छे चित्रों की अगर बात करते हैं तो बढ़िया दृश्यों में जो आता है बेगर्स ऑफ गोल मार्केट,
बेगर्स ऑफ गोल मार्केट भावेश चंद्र जो है भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया दृश्य है। राजस्थानी वुमेन बढ़िया दृश्य है। द बेल्ट फिगर की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। वे ऑफ पीस की बात आती है, वे ऑफ पीस भी भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। द फ्लाइंग सेक्रेटरी की बात आती है, द फ्लाइंग सेक्रेटरी क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी फाइनली बीसी सान्याल ने ही बनाया है। डिस्पेयर की बात आए, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। काऊ हर्ड की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। ट्री एंड अंड्रेटा विलर्स की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने ही बनाया है। और स्टडी ऑफ अ क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल के द्वारा उकेरा गया है। स्टडी आ कैंट की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने बनाया है। और सराउंडेड वुमेन की बात आती है, ऐसा दृश्य भी भावेश चंद्र सान्याल ने ही दर्शाया है। माई नेबर्स की बात हो, टॉम एंड आई की बात हो, फेयर ऑन निजामुद्दीन की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य होते हैं मित्रों जो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो ये नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा मित्रों बीसी सान्याल को। आगे चलेंगे, बीसी सान्याल के बाद हम लोग सतीश चंद्र गुजराल को भी पढ़ेंगे। सतीश चंद्र गुजराल 1925 से 2020 तक का कार्यकाल होता है। गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 10 वर्ष की उम्र में सतीश चंद्र गुजराल अपनी श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता खो देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। सतीश गुजराल ने रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आलेखन और उसके साथ ग्राफिक डिजाइन और एनग्रेविंग प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया। आप 1952 ईस्वी में आप 2 वर्ष के अध्ययन वृत्ति पर मैक्सिको गए, जहां चित्र संयोजन और स्टोन कार्विंग का अध्ययन भी बहुत बढ़िया से किया। सतीश गुजराल ने चित्रण, श्रेमी, कोला, शीशा, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि में बहुत सृजन किया है मित्रों। सतीश गुजराल को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली भी मिल चुका है मित्रों। 1956 की हम बात करते हैं। 1956, 1957 और 1975 ईस्वी में मिले तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों से 2 चित्रकला में 1 मूर्तिकला के लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। म्यूरल के क्षेत्र में गुजराल को विशिष्ट प्रसिद्धि मिली है मित्रों। 1984 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को बेल्जियम एम्बेसी नई दिल्ली में डिजाइन करने हेतु बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ द क्राउन भी इन्हें मिला है। और आगे चलते हैं तो 1989 ईस्वी आता है। 1989 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को द विंसी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मैक्सिको भी मिल चुका है। 1999 ईस्वी में सतीश गुजराल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। पद्म विभूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है उसे भी मिल गया 1999। 2004 में ललित कला रत्न से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और सतीश चंद्र गुजराल ने अपने प्रारंभिक चित्रों में 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक देश के विभाजन की त्रासदी को मैक्सिको के विरूपण पद्धति द्वारा व्यक्त भी किया है। सतीश चंद्र गुजराल की 1949 की एक चित्रित जो है चर्चित पेंटिंग है मातम यानी मॉर्निंग में विलाप है, अवसाद और विभाजन है, गहरी त्रासदी को दर्शाता है। जो इनकी मातम रचना बहुत फेमस है 1949 की। 1961 में आपने चित्रों के साथ साथ म्यूरल बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो चित्र तो बनाते ही थे, उसके साथ साथ 1949 के आसपास ये म्यूरल बनाना स्टार्ट कर दिया। 1961 भाई 1961 में सतीश चंद्र गुजराल ने अमूर्त, त्रिमितीय, यांत्रिक बिंब और रूपक प्रयुक्त भी किए हैं। 1970 के पश्चात गुजराल ने अपने कलात्मक अभिव्यक्ति को म्यूरल तक जो है सीमित कर लिया था। सतीश गुजराल ने इसमें बर्न्ट बुंड माध्यम का जो है प्रयोग किया है। सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ऑडियम सिनेमा के म्यूरल से लेकर के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ओबराय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई के ओबराय टावर्स और मस्कट के सुल्तान के महल, दिल्ली के हाई कोर्ट, मॉरिशस के गांधी संस्थान आदि के म्यूरल को भी सतीश चंद्र गुजराल ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है, बनाया है। मेरठ में मोदी हाउस 1978 में दर्शाया। मॉरिशस के गांधी संस्थान 1978-79 में, नई दिल्ली में मोदी हाउस को दर्शाने का काम किया। 1980-82 के बाद 80-83 में नई दिल्ली के बेल्जियम असेंबली सतीश गुजराल की कल्पना शक्ति का शिखर रहा है मित्रों। सतीश गुजराल तांत्रिक लक्ष्यों का आज आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझा।
लीला बिंदु है, सहस्त्रार, लीला बिंदु है, सहस्त्रार है, माया है आदि कलाकृतियां यह स्पष्ट करती हैं कि सतीश गुजराल कुछ वास्तु की भी डिजाइन किए। बेल्जियम दूतावास है, नई दिल्ली है, समर पैलेस है, रियाद है, सऊदी अरब है, गोवा विश्वविद्यालय है, इन सब का प्लान जो है यूनेस्को भवन है, नई दिल्ली की प्रमुख इमारतें हैं, इन सभी का वास्तु का डिजाइन भी सतीश चंद्र गुजराल ने ही तैयार किया। सतीश चंद्र गुजराल के बढ़िया चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों में जो नाम आता है, ट्री ऑफ लाइफ आता है, लेजिंग ऑफ आता है, लेजरस आता है, माउंटिंग एंड मॉस आता है, गणेश आता है, डिस्पेयर आता है, द कंडेंडेंट आता है, कंस्ट्रक्शन डेज ऑफ ग्लोरी आता है और अल्फ़ाबेट म्यूरल आता है। आपकी बढ़िया रचना है। सतीश गुजराल द्वारा लिखी गई पुस्तक आप ब्रश विद लाइफ पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। तो आप ब्रश विद लाइफ पूछा जाए किसकी पुस्तक है, आपको सतीश चंद्र गुजराल का नाम याद रखना होगा। सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? नाम विष्णु का दिया गया, गणेश का दिया गया, पशुपति का दिया गया और ब्रह्मा जी का नाम भी दे दिया गया। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता को लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं मित्रों, तो जो पूजा करते थे वो पूजा भगवान पशुपति की करते थे। याद रखना, पशुपति की पूजा सदैव करते रहे। वृक्ष कौन सा पूजते थे? पीपल का वृक्ष पूजते थे मित्रों। आपसे पूछा जाए किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे। ये सब बात याद है ना अभी? तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसी नाम से क्वेश्चंस मिलेंगे और सीधे आपको राइट आंसर्स देना होगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तैयारी बेहतर तभी होगी जब आप ये सारी बातें याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से पहले प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? नाम आभूषणों का है, मूर्तियों का है, मोहरों का है और टीलों का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो मोहरों पे उसकी लिपि लिखी हुई है, इसलिए मोहरों से प्राप्त हो जाती है, मोहरों से जानकारी पता चल जाती है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नाम तांबा का है, टिन का है, कांसा का है और पीतल का नाम दिया गया। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है मित्रों? तो आप जानते हो कि जो आपकी डांसिंग गर्ल है वो आपकी डांसिंग गर्ल फाइनली कांसा की बनी हुई है। कांसा की आप जानते हैं त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है, 4.10 इंच में है। सेंटीमीटर की बात करते हैं 10.5 सेंटीमीटर में है लंबाई इसकी। चौड़ाई जब बात करते हैं 5 सेंटीमीटर और मोटाई की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर आंसस बनता है। तो नर्तकी से क्वेश्चन अगली बार ये 10.5 सेंटीमीटर पूछा गया था, 2021 के पेपर में सीधा पूछा गया था, इसलिए इसे याद रखिएगा मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, घूम घुमा के क्वेश्चंस ले ही आता है, छोड़िएगा मत। अगर संग्रह पूछे कहां पे रखा हुआ है तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय लगाइएगा, न्यू दिल्ली वाला। बात याद रखना, मुद्रा कैसी है? त्रिभंग मुद्रा है। विधि कौन सी है? ढलाई की विधि कौन सी है? तो मधुचिष्ट विधि में फाइनली ये आपकी नर्तकी है, याद रखना, मधुचिष्ट विधि। बात समझ में आई? वैसे तो कांसा से क्वेश्चंस पूछा गया था, ब्रांज जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? नाम मौर्य काल का है, कुषाण काल का है, शुंग काल का है और सातवाहन काल का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का जो निर्माण है कौन से टाइम पीरियड पे हुआ? जब इसके हम टाइम की बात करते हैं तो कुषाण काल में हुआ है। सही जवाब सी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ रहे हैं। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? नाम आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है और चतुर्भुजाकार का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार होता है मित्रों त्रिभुजाकार होता है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ बनाना है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? नाम लोहा का दिया गया, स्वर्ण का दिया गया, टिन का दिया गया, कांसा का दिया गया। अभी जस्ट हमने बात की थी, जब धातु की बात आती है तो आपको लोहा लगाना है। पूछा जाए सबसे पहले किसकी खेती किए? तो कपास लगाना। कपास की खेती सबसे पहले होती है। आपसे पूछे किससे परिचित थे? तो गेहूं, जौ, तिल, मटर, चावल, कपास, इन सभी से वो लोग परिचित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है सिंधु घाटी की मोहरें बनी है, मिट्टी की बनी है, लोहे की बनी है, चमड़े की बनी है या फिर कंक्रीट की बनी है? सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी हुई हैं मित्रों वो किसकी बनी है? मिट्टी की बनी हुई है, टेराकोटा माध्यम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? नाम कालीबंगा का दिया गया, लोथल का दिया गया, बनावली का दिया गया और गिरिनगर का नाम दे दिया गया।
एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, आपको बताना है। जब हम नगर की बात करते हैं तो गिरी नगर आपकी हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, याद रखना। आपसे आलमगीरपुर पूछता, माटाथिला पूछता, आपसे दैमाबाद पूछता, आपसे राखीगढ़ी पूछता, ये सब आपके हड़प्पा के क्षेत्र में आते हैं, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या फिर सभी के लिए? सिंधु सभ्यता की बात होती है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वास्तुकला से है। आप देखते होंगे यहां पे भवन निर्माण की बात होती है, भवन निर्माण, ठीक है। तो सही जवाब आप वास्तुकला के लिए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर पढ़ेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहां सुरक्षित है? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, जिसे हम दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति भी कह देते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है, पटना संग्रहालय बिहार में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है? क्वेश्चन घुमाया गया है, समझने का प्रयास करिएगा। घुमाया गया है, आपसे पूछ लिया गया दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, आप इसे पुजारी की प्रतिमा भी कह देते हैं, कभी इसको आप दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा कह देते हैं, कभी आप इसे त्रिफुलिया साल वाली योगी की प्रतिमा कह देते हैं। आप जानते हैं सफेद बलुआ पत्थर में फाइनली ये बनी हुई रचना है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति सफेद बलुआ पत्थर में बनी हुई है। लंबाई इसकी 17.5 सेंटीमीटर है। अगर हम इंची में बात करते हैं 7 इंच आता है। डाटा याद रखना मित्रों, घुमा के पूछेगा। संग्रह पूछा गया राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान, इसका सही जवाब होता है। आप ये तो जान ही गए लंबाई कितनी है, 17.5, सही है ना। डाटा याद रखना मित्रों, डाटा ही आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डाटा पूछता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहां से मिला? नाम चंहुदड़ो का है, हड़प्पा का है, तक्षशिला का है, मोहनजोदाड़ो का नाम दिया गया। प्रसिद्ध स्नानागार की बात करते हैं, नहाने वाला स्थान, तो बड़ा वाला स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। सिंधु सभ्यता की अवधि है, नाम 3000 से 2250 है, 4000 से 3000 है, 4000 से 3600 है या फिर 2875 से 1000 ईसा पूर्व का नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि है मित्रों, टाइम पीरियड है, वो 3000 से 2250 देखा जा रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि 2750 से स्टार्ट होता है, 1750 तक चलता है, लेकिन सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। आपने देखा कि सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे माधवस्वरूप वत्स जी कहते हैं 3500 से 2500, आपने देखा होगा मार्टिन विलर के अकॉर्डिंग 2500 से 1500 चलता है, आप 2500 से 1500 तक चल देते हैं। ऐसे आप जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां 3250 से स्टार्ट होता है और 2750 तक जाता है। आप जानते ही हैं डीपी अग्रवाल साहब 2350 से और 1750 चलते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 है मित्रों। कार्बन डेटिंग आपका 2350 से 1750 कहता है और एनसीईआरटी कहती है 2550 से 1750। तो सभी के अलग अलग हैं, याद रखना, सभी का दिमाग में बिठा के चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे कह रहा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? नाम वैदिक सभ्यता का है, मौर्य सभ्यता का है, सिंधु सभ्यता का है और गुप्त सभ्यता का नाम दिया गया है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? सिंधु सभ्यता से मिली। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, पूछ लिया गया सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। नाम अर्थव्यवस्था है, नगर योजना है, धार्मिक जीवन है और सामाजिक जीवन का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख जो विशेषता बनती है वो नगर योजना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पुरातात्विक महत्व स्थल लोथल। लोथल कहां स्थित है? नाम पंजाब का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का नाम दिया गया। आपसे लोथल के बारे में पूछ लिया गया मित्रों, लोथल कहां पे है? लोथल की अगर हम बात करते हैं, आप भी जानते हो लोथल कहां पे है, जिसको रंगनाथ राव ने लगभग 1955 के आसपास खोज लिया था मित्रों। अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है भोगवा। तो सही जवाब गुजरात प्रांत लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पे हुआ? सबसे पहले खुदाई का काम कहां हुआ? हड़प्पा में हुआ, मोहनजोदड़ो में हुआ, सिंधु में हुआ या फिर चंहुदड़ो में हुआ? आप जानते हो मित्रों, खोजने का काम जो आता है, खुदाई का काम आता है, वो सबसे पहले कहां हुआ है? 1921 में हुआ। 1921 में कहां पे हुआ? आप जानते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा टीला जाते हैं, उत्खनन करवा देते हैं, खुदाई करवा देते हैं। तो सही जवाब हड़प्पा जाएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? नाम सफेद रंग का है, पीला रंग का है, काला रंग का है या फिर लाल रंग का है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग यूज किया गया वो लाल रंग है। कहीं कहीं कलाकारी काले रंग से भी हो गई है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से है, ग्रीक से है, ईरान से है, फिर इंडस वैली से है? आप हड़प्पा का जो संबंध ढूंढेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। डी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आ रहा है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संख्या दी गई? पूर्ण परिपक्व का जब भी नाम आए आप आंसर्स क्या लगाओगे? 8 4 6 2 ऑप्शन है, इसमें से 6 नगर आपको लगाना होगा पूर्ण परिपक्व की श्रेणी में मित्रों। वो 6 नगर आप जानते होंगे, बिल्कुल दिमाग में आपके चलता होगा कि 6 नगर कौन से हैं।
छह नगर समझ में आ रहे हैं। मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, चंहुद्रो है, कालीबंगा है और बनावली है। जबकि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख नगर बनता है, जब प्रमुख नगर की बात आए 2 आंसर्स देना, उसमें कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। बात समझ में आई? दोनों याद रखना, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है, यह भी बात याद रखना, कल की क्लास में हमने कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? नाम शिव सहाय ने की, जान मार्शल ने की, दयाराम साहनी ने की या फिर रखालदास बनर्जी ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले कौन आएगा मित्रों? खोज की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आप जानते ही हैं इसका सही जवाब चारों ऑप्शंस में आप किसके साथ लगाओगे? जब चारों विकल्प आप देखोगे तो जान मार्शल सही जवाब यहां बन जाएंगे। जान मार्शल के साथ आप आंसर्स यहां पे दे सकते हैं। जान मार्शल। हड़प्पा टीला तो सबसे पहले कर्निंघम ने खोजा था, आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे चला जाए। 21 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां से स्थित हैं? नाम अफगानिस्तान का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, चीन का नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष पाए जाते हैं वो पाकिस्तान से पाए जाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। पूछा गया धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त है? नाम हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है, रायगढ़ का है और बेल्लारी का नाम दिया गया। हड़प्पा में आपसे धातु की निर्मित नर्तकी की रचना आपसे पूछ ली गई, वही नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप जानते हैं 4.1 इंचेज है। सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो, शी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। भारतीय कला का सबसे प्रमुख केंद्र है। नाम अजंता का है, महाबलीपुरम का है, खजुराहो का है और सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। भारतीय कला का जो सबसे प्रमुख केंद्र है मित्रों, सबसे मेन केंद्र जो बनता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बनता है, सिंधु घाटी की सभ्यता बनता है। डी के साथ आपको आंसर्स लगाना है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? नाम गुप्त का है, सिंधु का है, शुंग का है और मौर्य का नाम दिया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है आपको बताना है, तो इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरे कहां पाई गई हैं? नाम राजघाट का है, नालंदा का है, सारनाथ का है, मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। पशु आकृति युक्त जो मोहरे पाई जाती हैं मोहनजोदड़ो में पाई जाती हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। बृहद स्नानागार भी यही मिला है, 100 के अवशेष भी मिले हैं, बड़ा वाला अन्नागार भी मिला है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। पूछा गया नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? नाम मोहनजोदड़ो हड़प्पा का है, राजघाट का है, कौशाम्बी का है और तक्षशिला का नाम दिया गया। नगरीय सभ्यता का जो पहला उदाहरण है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। सही जवाब आपको ए के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई हैं? नाम ब्रांज का है, ग्रेनाइट का है, मार्बल का है और टेराकोटा का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरे हैं कौन से मीडियम में बनाई गई? टेराकोटा मीडियम में बनाई गई। सही जवाब डी के साथ दो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? नाम शाहिका का है, रेशमी का है, दुर्लुक का है और सूती का नाम दिया गया। जो वस्त्रों का उल्लेख है मित्रों वो सूती वाला है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है झोकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? नाम राजस्थान का है, सिंधु का है, महाराष्ट्र का है और गंगा घाटी का नाम दिया गया। झोकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? जब हम झोकर संस्कृति की बात करते हैं तो झोकर संस्कृति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? नाम करधनी का है, निष्क का है, पाइजेब का है, भुजबंद का नाम दिया गया। निष्क का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण के रूप में नहीं हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। पूछा गया किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया? नाम हड़प्पा का है, हड़प्पोत्तर का है, हड़प्पा पूर्व संस्कृति का है और संस्कृति का नाम किया गया। सोढ़ी संस्कृति का नाम किसे दिया गया? हड़प्पा पूर्व संस्कृति का नाम है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नाम दशक का है, चैतांगे का है, भोगवा का है और समतल का नाम दिया गया। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। आपसे कह रहा है सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? नाम बकरी का है, घोड़ा का है, गाय का है, हाथी का नाम दिया गया। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे मित्रों? गाय से वो अपरिचित रहे हैं। अरे गाय नहीं भाई, आप जानते हो वो घोड़ा से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? घोड़ा का ज्ञान नहीं था, बाकी वो गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ ये सब रखते थे। बाघ, हिरन, खरगोश से भी वो डरते थे।
ठीक है, तो घोड़ा से अपरिचित थे, याद रखना अपरिचित थे पूछा गया है, गाय नहीं होगा घोड़ा होगा, सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है, पूछा गया मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है, सबसे बड़ा वाला भवन, बैरक है, अन्नागार है, स्नानागार है, जलकुंड है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा वाला विशाल वाला भवन जो है वो अन्नागार है, सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है, पूछा गया सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, नाम गाय का है, बैल का है, कुत्ता का है, हाथी का है। किस पशु का सर्वाधिक महत्व रहा है मित्रों, तो बैल का ज्यादा महत्व दिया गया है, याद रखना, बैल को ये लोग ज्यादा खास मानते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, नाम पीपल का है, शीशम का है, नीम का है, बरगद का है, पीपल सही जवाब बनता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछ लिया गया हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक जिसे नटराज कहा जाता है, इसकी मूर्ति का रंग कैसा है, पीला है, नीला है, काला है, लाल है। नटराज की मूर्ति का रंग काला है मित्रों, सही जवाब क्या बनेगा, नटराज की मूर्ति जो फाइनली प्राप्त हुई है वो आपकी काले रंग में। तो सही जवाब आपको किसके साथ देना है, यहां पर राइट आंसर बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, पूछा गया लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1954 में, 1960-62 में, 1975-76 में या फिर 1945-46 में। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1954 में, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा, पूछा गया लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने की, दयाराम साहनी ने की, रणवीर सिंह बिष्ट ने की या फिर वी.एस. राव के द्वारा खोजा गया। हम लोथल की बात करते हैं जहां तांबे का हंस भी मिला है, आप जानते हो लोथल लोथल लोथल, रंगनाथ राव 1500 नहीं भाई 1955, सही जवाब आपका रंगनाथ राव आते हैं, रंगनाथ राव। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है, पूछा गया तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ, नाम दैमाबाद का है, चन्हुदड़ो का है, लोथल का है और कालीबंगा का नाम दिया गया है। आपसे तांबे के रथ के बारे में पूछ लिया गया मित्रों, तांबे का रथ अगर पूछा जाए दायमाबाद है, आपसे पूछा जाए तांबे का वाणागर कहां से मिला, बनावली से मिला, तांबे का हंस कहां से मिला, लोथल लगाना, तांबे का बतख पूछा जाए चन्हुदड़ो लगाना, तांबे का बटन पूछा जाए तो कालीबंगा याद रखना। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, आपसे कह रहा है सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर, बाएं से दाएं की ओर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी, सिंधु लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, सही जवाब फर्स्ट के साथ है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, नाम गाय का है, हिरण का है, भैंसा का है और हाथी का है। पशुपति मोहर में जो है चित्रण नहीं हुआ वो गाय है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चलें, 43 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहां से प्राप्त होता है, नाम लोथल का है, चन्हुदड़ो का है, कालीबंगा का है और बनवाली का नाम दिया गया। पंचतंत्र में जो धूर्त लोमड़ी है इसका जो चित्रण होता है मित्रों ये आपकी लोथल से होता है। मोती बनाने की भट्टी लोथल से मिली है, धान की भूसी लोथल से मिली है, तराजू के साँचे और पत्थरों की बांट जो है ये भी आपके लोथल से मिले हैं। तो ये बात भी याद रखना, गोदीवाड़ा का साँचे तो आप जानते हैं कि जहाज बनाने का जो कारखाना है वो भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है, नाम चन्हुदड़ो का है, सोतकागेंडोर का है, मांडा है और सूरतेघई का नाम दिया गया। मित्रों हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में है, सूरतेघई सही जवाब बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर पे चलते हैं, आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रत किशोरी किसके संग्रह में है, नाम भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, लाहौर संग्रहालय लाहौर का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है और चेन्नई संग्रहालय चेन्नई का नाम दिया गया। नृत्य रत किशोरी किसके संग्रह में है आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सही जवाब बनता है। और आगे चला जाए मित्रों 46 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है, तांबा है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, कांसा है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी है, तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से या फिर ब्रांज से। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया गया भूरे लाइमस्टोन से बनाया गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, नाम मिस्र का है, मेसोपोटामिया का है, रामगढ़ का है, मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया, सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो, सही जवाब डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है,
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? नाम कराची में है, पेशावर में है, लड़काना में है या फिर लाहौर में है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहां पे है मित्रों? लड़काना प्रांत होता है सही जवाब। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी जी खोजते हैं, 1922 में इसका उत्खनन होता है और सिंध प्रांत लकराना जिला पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे फाइनली पाया जाता है। आगे बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? नाम पच्छी का है, जननी का है, प्रकृति का है, काली का है? सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जिसके उपासक थे मित्रों वो आपका जननी है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से या फिर कोई नहीं? प्राचीन मोहरों की अगर बात आए कौन से सभ्यता से प्राप्त होती हैं? सिंधुवाड़ी सभ्यता से प्राप्त होती हैं। तो सही जवाब वी के साथ आ जाता है, बी इज द राइट आंसर बनेगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? नाम लौह का है, कांस्य का है, सोना का है और तांबा का नाम दिया गया। जो सबसे ज्यादा धातु यूज किया गया है वो फाइनली आपका तांबा है। तो सही जवाब तांबा के साथ ही लगाना है, तांबा। और आगे बढ़ा जाए, आगे चलते मित्रों 53 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण का, विष्णु और ब्रह्मा का, पशुपति का या फिर शनि का? सही जवाब पशुपति बनता है, राइट आंसर सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, सिंधु घाटी पशुपति शीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है मित्रों? नाम हाथी का है, बाघ का है, शेर का है, गैंडा का है? सही जवाब शेर के साथ जाएगा, सही जवाब जो है वी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? नाम गाय का है, बाघ का है, बैल का है, हाथी का है? सही जवाब बैल बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य से, पीतल से, तांबा से, टेराकोटा से? सही जवाब टेराकोटा बनता है, डी के साथ आंसर लगता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? नाम मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, उड़ीसा का है और गुजरात का नाम दिया गया। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है मित्रों? आपके गुजरात प्रांत में है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा है, वृषभ है, तवांगी नर्तकी युवती है या फिर हाथी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुत ज्यादा चर्चा में है? तो तवांगी नर्तकी युवती सही जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहां से प्राप्त हुआ? नाम हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है और चुनहुदड़ो का नाम दिया गया। एक जगह हड़प्पा की जगह लोथल कर लो मित्रों, फिर राइट आंसर आप मोहनजोदड़ो लगा लो, सही जवाब बी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर पढ़ते हैं, पूछा गया काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ जो है कहां से प्राप्त हुआ? नाम लोथल का है, हड़प्पा का है, मोहनजोदड़ो का है और चुनहुदड़ो का नाम दिया गया। पुरुष नर्तक धड़ की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं काले रंग का जो पुरुष नर्तक धड़ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? सफेद बलुआ पत्थर वाला तो आप जानते हैं कि मित्रों आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, काला वाला आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है, पूछा गया सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों से, मोहरों से, मिट्टी के बर्तनों से या फिर औजार और हथियार से? जो चित्रकला के अवशेष है मित्रों मिट्टों के बर्तनों से आपके मिल जाते हैं, सही जवाब सी के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, हड़प्पावासी थे धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे या फिर पुजारी थे? तो हड़प्पावासी फाइनली धार्मिक रहे हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी मुद्रा सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु या फिर देशी विदेशी व्यापार हेतु? सिंधुकालीन मोहरें जो प्रयोग में आती थी पैतृक धरोहर के रूप में आती थी, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। हम 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? नाम 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 गुणे 5.2 जो है सेंटीमीटर या फिर 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर? सही जवाब 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 सेंटीमीटर वाली है। लंबाई चौड़ाई 2.8 है, ऊंचाई इसका जो फाइनली मोटाई है वो 1.5 वाला है, याद रखना, ठीक है। 3 टाइप की मोहरें मिली थी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना वाला साइन बोर्ड लोथल से मिला, धौलावीरा से मिला, कालीबंगा से मिला या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ? साइन बोर्ड की अगर बात आती है मित्रों ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, सही जवाब बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है, पूछा गया सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? 5 बार, 7 बार, 6 बार या फिर 12 बार?
आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ, 7 बार हुआ है मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, प्रस्तर युग थी, वैदिक युग थी, सिंधु घाटी थी या फिर मौर्य युग रहा है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाणिक युग ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। नासिक है, दैमाबाद है, नेवासा है या फिर नवदा टोली का नाम भी दे दिया गया। ताम्र पाषाणिक युग ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तारित क्षेत्र जो है नवदा टोली है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहां से मिला है, नाम हड़प्पा का है, बनावली का है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा का नाम दिया गया। मिट्टी का बना हुआ हल का जो साक्ष्य मिलता है बनावली या फिर बनवाली। सही जवाब बनता है हरियाणा वाला बेल्ट। सही जवाब सी के साथ लगा लो। आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट वाला है, वर्गाकार वाला है या फिर त्रिकोणा क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र है त्रिकोणा है मित्रों, इसलिए त्रिभुजाकार आंसर बनता है। डी के साथ आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। लोथल का चावल के साथ है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए है, चन्हुद्रो मनके बनाने के उद्योग के लिए है, हड़प्पा अन्नागार के लिए फेमस है। मित्रों यहाँ पे जो सही नहीं है कालीबंगा विशाल स्नानागार सही जवाब बनेगा, वही आपका सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प एकदम फिट बैठे हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आता है। विश्व में सबसे पहले खेत कहां जोता गया, हड़प्पा का है, रोपड़ का है, कालीबंगन का है, रंगपुर का नाम दिया गया। सबसे पहले जो खेत की जुताई होती है कालीबंगन से होती है। सही जवाब हमें वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन हम 73 नंबर पे चलते हैं। दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है, गुप्त काल का है, सिंधु काल का है, मौर्य काल का है, कुषाण काल का है। मित्रों दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है, यह आपके सिंधु घाटी से है। सही जवाब सी के साथ